विक्टिम और सर्वाइवर एक ही इंसान के साथ होने वाले अलग अलग प्रोसेसेस हैं। एक पॉइंट में जब एक घटना घटती है और उस घटना से आप पीड़ित होते हैं, उस समय आप विक्टिम फील करते हो, यानी उसका गुस्सा, उसका दर्द, उसका ह्यूमिलिएशन आपको खाता है। और एक स्टेज आपका ऐसा आता है जहाँ पे आप इससे बाहर निकलते हो और आप डिसाइड करते हो कि नहीं रहना मुझे इस पेन के साथ। सेक्स वर्क और प्रोस्टिट्यूशन, इस पर भी बहुत बहस चलती है कि प्रोस्टिट्यूशन बोला जाए या प्रोस्टिट्यूशन कहना ही अपने आप में गलत है। कई लोग सोचते हैं कि दीज आर नेम्स विच इज़ इंटरचेंजेबल, कि प्रोस्टिट्यूशन का डिग्निफाइड टर्म है सेक्स वर्क। नहीं, इट इज़ नॉट। कोलकाता के सोनागाछी से लेके नेपाल के मैतेई से लेके दिल्ली के जीटीबी नगर से लेके आप बैंगलोर के मेजेस्टिक, हैदराबाद का जो पुराना महबूब की मेहंदी, आप सभी ब्रॉथल्स में गई हैं और दुनिया भर के ब्रॉथल्स में गई। उनको भी ब्रॉथल की उस हकीकत से रूबरू कराएं जो तमाम फिल्मों से जिस तरह के अकाउंट्स हम तक आते हैं या यूँ कहे कि पब्लिक डोमेन में आते हैं, उससे वो कितना अलग है। और बहुत यंग हो, आप निकलते हो तो आप ये सोचते हो कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, 30 मार का काम कर रहे हो। आप ब्रॉथल्स में घुसोगे, लोगों को निकालोगे और वो आके आपके गले मिलेंगे और कहेंगे कि भाई आपने हमको बचा लिया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। वो शायद आपको चप्पल मारेंगे, आपके मुंह पे थूकेंगे, आपको कहेंगे कि क्यों आपने निकाला, मैं तो अपनी मर्जी से कर रही थी। हम कई बार देखते हैं कि रेड डलती है, किसी इलाके को खाली कराया जाता है, लेकिन वहाँ से जो महिलाएं निकले वो कहाँ जाए? समाज की सोच ही गवर्नमेंट की सोच है ना। आपको नहीं लगता है कि ये इंसान है, आपको लगता है कि ये कुछ कीड़े मकोड़े या कचरा हैं, समाज का कचरा है, ठीक है, तो आप उसके साथ वैसे ही डील करते हो। किताब वाला के इस एपिसोड में आज की हमारी मेहमान एक ऐसी महिला हैं जो न केवल देश का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा सेफ होम प्रोवाइड करने का काम करती है, जहां पर प्रोस्टिट्यूशन में जो महिलाएं हैं, जो उनके बच्चे हैं, जिन लोगों को ट्रैफिक किया जाता है, उनको एक ऐसा घर, एक ऐसी जगह मिल सके जिसे वो घर कह सकें। हमारे साथ सुनीता कृष्णन है। आपको 2016 में पद्मश्री से नवाजा गया था, लेकिन मुझे लगता है इससे ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट आपके नाम पर यह है कि आपने अब तक 26,000 से ज़्यादा 28,000 से ज़्यादा महिलाओं को रेस्क्यू किया है, 26,000 से ज़्यादा बच्चों को सेफ होम प्रोवाइड करने का काम किया है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, न्यूज़ रूम तक आने के लिए। आज इस एपिसोड से न केवल हम आपकी जर्नी इस किताब के ऊपर बात करेंगे, बल्कि हम ये भी समझना चाहेंगे कि कैसे जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो कभी प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में था या थी, या उनके बच्चों से मिले, तो इंसान के तौर पर कैसे पेश आए, कैसे उनके प्रति कंपैशनेट रहें, हम कैसे उनके प्रति हेल्पिंग रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आपकी किताब के टाइटल पर ही बात कर लेते हैं, आई एम व्हाट आई एम, जो मैं हूँ वो हूँ। कैसे ये टाइटल आपने रखना क्यों चुना? बिकॉज यू आर वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट व्हाट यू आर। सुनील, मैंने ये किताब 13 दिन में ख़त्म की और जब मैं लिख रही थी तब मैंने टाइटल कुछ और रखा था। तो पहला मेरा टाइटल था बीइंग अ सर्वाइवर, और जब मैंने 13 दिन के बाद ख़त्म की और अब कुछ दोस्तों से बात कर रही थी तो मैंने ऐसे कैजुअली कहा कि भाई मेरी किताब का नाम है बीइंग अ सर्वाइवर। तो मैंने सोचा सब लोग वाह करेंगे, पर टू माय सरप्राइज़ सब ने बोला नहीं नहीं, तुम सर्वाइवर क्या यार, सर्वाइवर से बढ़कर हो, तुम फाइटर हो। फिर किसी और ने कुछ और कहा, किसी और ने कुछ और कहा। सडनली मुझे ऐसा झटका लगा कि सब लोग मुझे किसी ना किसी डब्बे के अंदर बांध के रखना चाहते हैं। यू नो, दे वांट टू पुश मी इन सम बॉक्स, कहीं ना कहीं तो मुझे अटका के कि भाई आप वो हो या हीरो। एंड इट मेड मी थिंक कि मेरी वास्तविक ज़िंदगी में एक तरफ मुझे कोई भगवान कहता है और दूसरी तरफ मुझे कोई राक्षसी कहता है। मैं सब वो भी हूँ, ये भी हूँ, एंड आई डोंट वांट टू बी इन एनी बॉक्स बिकॉज आई एम जस्ट व्हाट आई एम। मेरे 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 ओछेपन के साथ, मेरे फेलियर्स के साथ, मेरे पेटीनेस के साथ, मेरी गरिमा के साथ, सब कुछ मैं हूँ बस। एंड जस्ट दैट बिकॉज ये किताब आई एम व्हाट आई एम
मैं जो हूँ इसमें मेरी मतलब मेरे ग्रेट सक्सेसेस के बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा मेरे स्ट्रगल्स के बारे में, मेरे फेलियर्स के बारे में, और मैं कहाँ कहाँ अपने अंदर ही मैं फेल हुई हूँ। तो एंड ये सब मुझे आज आप मुझे एक फाइटर या क्रूसेडर या सर्वाइवर के रूप में देखते हो, लेकिन इस सब के पीछे एक लंबी जर्नी है जो स्ट्रगल की है, फेलियर्स की है, कुछ अपनी कुछ बाहर की। तो ये सब की जब कहानी लिख रही हूँ, इट्स बेटर टू बी जस्ट माई सेल्फ, यू नो। आपने सर्वाइवर का जिक्र किया और सर्वाइवर शब्द सुनते ही मुझे वो इंसिडेंट याद आया। जानबूझ के मैंने उसका जिक्र इंट्रोडक्शन में नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी इंसिडेंट को एक्सपीरियंस करना या किसी भी चीज़ का विक्टिम होना वो सिर्फ आपकी आइडेंटिटी का पार्ट नहीं है। मैं आपको मतलब बिना उस बात से अनकंफर्टेबल किए जानना चाहूँगी कि जब आप 14 साल की थी तब 8 लोगों ने आपका 15 साल की थी। 15 साल की थी तब 8 लोगों ने गैंग रेप किया था। क्या महसूस हुआ उस वक्त पर जब आपके आसपास के लोग भी आपको समझने में फेल रहे, या आपके पेरेंट्स के अलावा जो सोसाइटी के लोग थे, जब आप उस मूर्ति की तरफ बढ़ी और पूरे मोहल्ले के लोग आपको देख रहे थे, जब आप जेल से भी वापस आई थिंक। तो ये 2 इंसिडेंट ऐसे हैं जिसके बारे में आपने खुद भी लिखा है कि मैं खुद को विक्टिम की तरह नहीं देखती, मैं सर्वाइवर की तरह देखती हूँ। 2 चीज़ें हैं सोनल इसमें कि एक विक्टिम और सर्वाइवर एक ही इंसान के साथ होने वाले अलग अलग प्रोसेसेस हैं। एक पॉइंट में जब एक घटना घटती है और उस घटना से आप पीड़ित होते हैं, उस समय आप विक्टिम फील करते हो, यानी उसका गुस्सा, उसका दर्द, उसका ह्यूमिलिएशन आपको खाता है। और एक स्टेज आपका ऐसा आता है जहाँ पे आप इससे बाहर निकलते हो और आप डिसाइड करते हो कि नहीं रहना मुझे इस पेन के साथ, नहीं रहना है मुझे इस जिल्लत के साथ, नहीं रहना है मुझे इस तरह के अपने आप को ह्यूमिलिएट करके, यू नो, अपने अंदर ही अपने आप को सुकड़ा के रहना। एंड दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट हीलिंग, एंड उस स्टेज से आप सर्वाइवर बनते हो। ठीक है, मेरे में एक ही फ़र्क था कि जिस दिन मेरा हुआ उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सर्वाइवर हूँ, क्योंकि मैंने एक पहला जो मेरा डिसीजन था, जैसे जब जो इंसिडेंट हुआ उसमें ये था कि जो गलती मैंने नहीं की है, जो गलती 8 लोगों ने की है, उस गलती की जिम्मेवारी मैं नहीं लूँगी। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो उस गलती के साथ जो पेन, एंगर, ह्यूमिलिएशन आता है, वो मैं उसकी जिम्मेवारी भी नहीं लूँगी, उसका वो बोझ भी नहीं ढूँढूँगी। सो आई हैड अ चॉइस कि या तो मैं उस इंसिडेंट को मैं डूब जाऊं और उसके दर्द को अनुभव करूं, उस गुस्से का अनुभव करूं, सब मैं कर सकती थी, लेकिन मैंने वहीं पे अपना चॉइस ले लिया कि नहीं करना मुझे। ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि जो 2-3 एहसास उस टाइम पे हुए, एक था कि मैंने जो गलती नहीं किया है तो क्यों मुझे दोषी बनाया जा रहा है। दूसरा ये था कि ऐसा कितनी औरतों के साथ होता है। और तीसरा बहुत ही बड़ा जो चीज़ था, जो मेरे ज़िंदगी को शायद बदल दिया, इसीलिए मैं उस गैंग रेप के उस वाक़ये को, हादसा भी नहीं कहूँगी, उस वाक़ये को एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस कहती हूँ, क्योंकि उस मुकाम ने मेरी बहुत सोच बदल दी थी। एक ये लगा कि सामाजिक तौर पे इस तरह के जो लैंगिक अत्याचार होते हैं, रेप होता है, गैंग रेप होता है, इसको एक तरह से एक नॉर्मलाइज करके एक सामाजिक पद्धति या प्रणाली जैसे बना दी गई है वेश्यावृत्ति के नाम से, जहाँ पे किसी एक बच्ची के साथ या औरत के साथ दिन में 10 बार यही लैंगिक अत्याचार होते हैं। ठीक है, उसको पसंद है, नहीं पसंद है, होते हैं। औरतों का हिसाब अलग, बच्चों का हिसाब अलग। तो ये इस वाक़ये के साथ जुड़ा हुआ एक रियलाइजेशन था कि अगर मुझे सिस्टमिक रूप से कुछ अपनी ज़िंदगी को लगाना है, कि सामाजिक तौर से मुझे ये बदलना है, तो आई विल फाइट दिस। ठीक है, अब ये मेरे सोच की बात है सोनल। ठीक है, माने कि मैंने अपने रैशनल माइंड से ये सोचा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि
उस वाक़ये से जो दर्द हुआ, जो ह्यूमिलिएशन मुझे का एहसास हुआ, वो नहीं था। वो शायद दिन में नहीं था, लेकिन रात में ज़रूर आता था। रात में मेरे मेरे सोने नींद के साथ आता था, मेरे सपनों के साथ आता था। और शायद कई बार मैं सोचती हूँ कि वो दर्द या वो द्वेष जो अंदर था भरा था, या वो गुस्सा जो है, उसका जो डैमेज है मेरे ऊपर, ठीक है, जो मैंने रात के लिए रखा था, वो शायद 37 ईयर्स से मेरा पीछा करती है, ठीक है, वो गया नहीं है, ठीक है। तो ये दिन के बाद में मैं सर्वाइवर ज़रूर बन गई, लेकिन रात में मैं ज़रूर विक्टिम थी, क्योंकि विक्टिमहुड में जो पेन और चीज़ों का एहसास होता है, मैंने वो सब किया, लेकिन दुनिया के सामने नहीं किया, ठीक है। तो दुनिया के सामने मैं जब सर्वाइवर बनी, एक और तरफ दुनिया से परे मैं विक्टिम भी थी, जिसे रात को नींद नहीं आती थी, नींद में भागती थी, या कोई ग्रुप में जाके खड़े होते हैं तो किसी के शरीर के बॉडी ओडर से मुझे अभी भी उल्टियाँ आती हैं, ठीक है। अभी भी मैं जब कभी चलती हूँ तो कभी किसी का शैडो, यानी किसी पेड़ का शैडो लगता है तो मैं हिल जाती हूँ। बहुत ही क्राउडेड जगहों पे मैं जाती नहीं हूँ। ये तो विक्टिमहुड का एक अंश। तो विक्टिम और सर्वाइवर एक ही इंसान का पार्ट है। सर्वाइवर वो भाग है मेरा जो इससे बाहर निकल के आगे बढ़ना चाहता है, और विक्टिमहुड वो हिसाब है मेरे मन का, मेरी आत्मा का, जो मुझे उस इंसिडेंट के साथ अभी भी बांधे रखता है। एंड इट इज़ नॉट लाइक अ मैजिक शो कि हाँ भाई हो गया, हम निकल के चले आ गए। नहीं हुआ, नहीं होता है। बट आई मेड अ चॉइस कि दुनिया के सामने मैं सर्वाइवर रहूँगी। विक्टिम और सर्वाइवर के ऊपर हम देखते हैं कि उन एलीट लोगों में भी चर्चा होती है जो इसके अराउंड काम करते हैं, जो इसके अराउंड रिपोर्ट करते हैं। मैं जिस पेशे में हूँ, मीडिया में भी इस बात पर जब भी कोई केस रिपोर्ट किया जाए तो बहस होती है कि क्या लिखा जाए। बार बार किसी को पीड़िता लिखना ये सही नहीं लगता कि मतलब पीड़ित उस इंसान हाँ, से पूछिए ना, हाँ, उसे क्या चाहिए, वो कैसे, और वो अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। मैं डे 1 से मैंने अपने आप को सर्वाइवर आइडेंटिफाई किया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि वो मेरा वजूद बन जाएगा। कोई भी, जैसे आप एक्सीडेंट विक्टिम हो, ठीक है, क्या आप चाहोगे कि ज़िंदगी भर आपके आप फोरहेड में लिखा के रहते ये एक्सीडेंट विक्टिम है, तो हर बार जब आप एंकरिंग के लिए पहुंचोगे आपके नाम के साथ सोनल एक्सीडेंट विक्टिम लिखाया जाएगा। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट एनीबडी वांट्स। बट लैंगिक अत्याचार के साथ ये घृणित काम हम करते हैं, ज़िंदगी भर उसके साथ एक लेबल बना देते हैं कि भैया 100 साल के बाद भी आएंगे ना, ये रेप सर्वाइवर जैसे ही इसको हम पहचानेंगे। मतलब मेरा ही मैं बताती हूँ कि मोर देन 37 ईयर्स, ठीक है, आज मेरा वजूद क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा, एशिया का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन चलाती हूँ सेक्स ट्रैफिक विक्टिम्स के लिए, सेक्स क्राइम विक्टिम्स के लिए। मेरे सेफ होम्स जैसा कोई सेफ होम नहीं है इंडिया में, ठीक है। फिर भी मुझे मीडिया वाले रेप सर्वाइवर जैसा ही पहचानना शुरू करें। ये लेबलिंग है प्रॉब्लम। सो मीडिया की पीड़ित बुलाएं या सर्वाइवर बुलाएं, उसको आप उनके नाम से बुलाओ ना। अब वो डिसाइड करें कि वो अपने आप को कैसे बताना चाहेंगी, वो अपने इंसिडेंट को कैसे बखान करना चाहेंगे, उनकी मर्जी है वो, ठीक है। आप क्यों उसके ऊपर एक मुद्रा लगाना चाह रहे हो? वाई डू यू वॉन्ट टू लेबल हर एट ऑल, ठीक है। क्या वो पीड़ित है या सर्वाइवर है? पहले तो इंसान है जिसका कोई नाम है, तो बस उसको उस नाम से बुलाओ आप, ठीक है। एंड लेट दैट पर्सन डिसाइड हाउ आई वॉन्ट टू बी आइडेंटिफाइड। अपनी बातों से वो बताएं कि क्या वो बहुत दुखी है, इसमें कम्प्लीटली जकड़ी हुई है, तो अपने आप को विक्टिम करार करेगी और अब वो उस कहानी को उस तरह से पेश करेगी। अगर उसने उस इंसिडेंट से वो बाहर आ गई हैं तो वो उस तरह से बखान करेंगी। तो आगे वाले को समझना है क्या ये विक्टिमहुड में अभी भी फंसी हैं या सर्वाइवर रोल में आ चुकी हैं। आपको उसका नाम देना, मैं बोलती हूँ, दैट इज नॉट योर जॉब। नॉट योर जॉब। अब इसी के साथ ये जो अगला टर्म जुड़ा हुआ है, सेक्स वर्क
और प्रोस्टिट्यूशन, इस पर भी बहुत बहस चलती है कि प्रोस्टिट्यूशन बोला जाए या प्रोस्टिट्यूशन कहना ही अपने आप में गलत है। लेकिन जब मैं आपकी किताब पढ़ रही थी, आपका पर्सपेक्टिव पढ़ रही थी, तो आपने कहा कि प्रोस्टिट्यूशन नहीं है, बार बार रेप होना है। कई बार जो लोग प्रो चॉइस की बात करते हैं कि ठीक है, जैसे बाकी काम है वैसे ही सेक्स वर्क भी है। सुप्रीम कोर्ट के भी गाइडलाइंस है कि आप उसको प्रोस्टिट्यूशन या कुछ और नहीं कहेंगे, वो सेक्स वर्क है, आप उसको सेक्स वर्क ही बोलिए, सेक्स वर्क की तरह ही डिनोट करिए। पुलिस को उन्होंने गाइडलाइंस दी कि किस तरह से आपको किस तरह से सेंसिटिव होना है। वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन आपका ऐसा पर्सपेक्टिव क्यों है, या आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि प्रोस्टिट्यूशन इज़ रेपिंग समवन डेली और उसको उस तरह से लेबल किया गया है? एक सोनल, ये बात पहला जो मैं बताना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट का जो केस है उसको हम चैलेंज कर रहे हैं और मैंने उस ऑर्डर को चैलेंज किया हुआ है अभी, कि मुझे उस ऑर्डर में ही प्रॉब्लम दिखाई देता है। और वो ऑर्डर में जो प्रॉब्लम है, जो महानोत्तम जजेस कर रहे हैं, वो समाज का भी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्यों प्रॉब्लम है? सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये है कि प्रोस्टिट्यूशन जो वर्ड है लीगली डिफाइंड है। सेक्स वर्क जो वर्ड है लीगली कोई कानूनी किताब में है नहीं। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन का डेफिनेशन इमोरल ट्रैफिक एक्ट में बहुत ही क्लियरली दिया गया है, सेक्शन 2B में, जहाँ पे वो कहते हैं कि ये दिस इज़ कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ पर्सन। यानी आप जो लैंगिक अत्याचार यानी एक्सप्लॉयटेशन फॉर कमर्शियल गेन किसी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं, ये आपका लीगल डेफिनेशन है। सेक्स वर्क को आपने कहीं किसी कानून में डिफाइन नहीं किया है। ये एक जो वर्ड है पिछले 20-25 साल या 30 साल से जो आ रहा है, उसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है ग्लोबली। ठीक है, और ग्लोबली जो हिस्ट्री ये है कि एक बहुत बड़ा लेबर राइट मूवमेंट्स का भाग है वो, जहाँ पे उन्होंने ग्लोबली यूरोप में, यूएस में सब एक बहुत बड़ा मुहिम छेड़ा कि भाई इसको आप काम का दर्जा दो। सो दिस सेलिंग ऑफ सेक्सुअल सर्विसेज सेक्स वर्क। तो ये दो अलग सोच हैं। इट्स नॉट सिनोनिमस वर्ड्स। ये एक वर्ड का अदल बदल नहीं है, ये दो चीज़ें हैं, अलग चीज़ें हैं। ठीक है, एक का मतलब है अत्याचार, जो लैंगिक अत्याचार जो पैसे के लिए किया जाता है, दैट इज़ वन डेफिनेशन। और एक और कहता है कि ये एक लेबर राइट मूवमेंट से जुड़ा हुआ एक बाकायदा लेबर है। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा प्रॉब्लम ये है कि कई लोग सोचते हैं कि दीज आर नेम्स विच इज़ इंटरचेंजेबल, कि प्रोस्टिट्यूशन का डिग्निफाइड टर्म है सेक्स वर्क। नहीं, इट इज़ नॉट अ बेटर लैंग्वेज। अनफॉर्चुनेटली इवन द सुप्रीम कोर्ट थिंक्स दैट वे। ठीक है, और इसीलिए सेक्स वर्क बातें करती हैं। अब प्रोस्टिट्यूशन जो हम जिसको कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे देश में जो हम देखते हैं माहौल, ब्रॉथल्स के अंदर, वेश्यालयों के अंदर देखते हैं 80% से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वहाँ पर, वो अपनी मर्ज़ी से आई नहीं हैं। यानी उन्हें बहलाया गया है, बहकाया गया है, फुसलाया गया है, या किसी तरह के गुतों की, प्यार का नाम होगा, शादी का नाम होगा, फिल्म रोल्स का नाम होगा, या और कुछ नहीं, कोई बेच के इन सब इस तरह से बहला फुसला के उन्हें यहाँ पे बेचा गया है 80% से ज़्यादा। ठीक है, आज शायद वो कुछ और हों, लेकिन जब पहली बार आई थी कैसे आई? ठीक है, विच इज़ अ क्लियर केस ऑफ ट्रैफिकिंग, यानी मानव दुर्व्यापार हुआ है, दैट्स अ क्राइम। ठीक है, अब दूसरे जो 20% हैं उसमें से 80% से ज़्यादा एक कंस्ट्रेंट चॉइसेस की तरफ आई हैं, क्योंकि ना मेरे को कोई रास्ता दिखा, यहाँ नहीं दिखा, वहाँ नहीं दिखा, कोई नहीं दिखा, तो मैंने ये चुना ही। मैं खुशी से नहीं ले रही हूँ, मजबूरी से ले रही हूँ। ठीक है, नदर 80%, फिर एक 20% है जो शायद अपनी मर्ज़ी से आई होंगी। ठीक है, और वो जो मर्ज़ी से आई हैं, दे आर द वंस हु विल फॉल इनटू द सेक्स वर्क कैटेगरी। अपनी मर्ज़ी से इसे काम का दर्जा देके आई हैं। ठीक है, और सब या तो ट्रैफिक्ड है या कोर्स्ड है।
एक सिचुएशन से। अब जब आप कोर्शन के साथ अंदर आए हो तो आपके साथ जो भी हो रहा है वो एक एक्सप्लॉइटेशन का एक भाग बन जाता है, ठीक है। दूसरा मुद्दा क्या है, वेश्यावृत्ति में डिमांड औरतों की है नहीं, डिमांड बच्चों की है, ठीक है। आपको 30 साल की उम्र में थोड़ी लाते हैं, 10 या 11 या 12 साल की उम्र में लाते हैं, तब आपको बेचा जाता है, ठीक है। तो जो 12 साल की बच्ची के साथ एक वेश्यालय में हो रहा है वो तो रेप ही है, हर बार जब होता है, ठीक है। टेक्निकली, लीगली, एवरी वे दैट इज रेप। तो ये इन सब वेश्यालयों में व्हाट इज हैपनिंग इज रिपीटेड रेप्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। अब उसको नॉर्मलाइज करके उसे एक रेवेन्यू का माध्यम बनाया गया है। किसके लिए रेवेन्यू? उस बच्चे के लिए या उस लड़की के लिए या उस औरत के लिए? हम लोग 28,000 से ज़्यादा लड़कियों को बचा चुके हैं, खाली हाथ आते हैं हमारे हाथ में, 1 रुपया नहीं है, ठीक है। कहाँ गया उनका सब पैसा? 10 बार 10 कस्टमर के साथ आप अगर आप गए हो हर दिन, ठीक है, एक हफ्ते में 70 लोगों के साथ आप सोए हो तो 70 लोगों के एटलीस्ट कम से कम 7,000 तो बनने चाहिए, ठीक है। कहाँ है वो पैसे, ठीक है। तो एक्सप्लॉइटेशन सेक्सुअल है, एक्सप्लॉइटेशन इकोनॉमिक है, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन फिजिकल है। ये सब करके आपको मिल क्या रहा है? आपको हर तरह की सुख व्याधि मिल रही है, आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस मिल रहे हैं, आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन मिल रहे हैं, आपको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज हो रहा है, आपको HIV मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको गिफ्ट में ये काम करके, ठीक है। और उन सबसे ज़्यादा इसको निभाने के लिए, ये काम को निभाने के लिए आपको दारू पीना पड़ रहा है, आपको ड्रग्स पीना पड़ रहा है, आपको सिगरेट लेना पड़ रहा है, आपको सब कुछ करना है, क्योंकि आप इस प्रोसेस से गुजरने के लिए आपको इन सब का सहारा लेना पड़ रहा है। दिस इज़ द हार्म दैट यू आर डूइंग टू योर बॉडी, फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन। और जब जब ये फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन होता है उसके साथ आपकी आत्मा मर रही है, ठीक है। आपका पूरा जो माइंड है उसमें ध्वंस हो रहा है, ठीक है, कि बार बार आप यूज्ड हो रहे हो, ठीक है। तो जब किसी इंसान का बॉडी, माइंड और सोल पूरी तरह डेमोलिश होता है, आप उसको वर्क कैसे कहते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है कि हम इसे किसी भी नाम से पुकारें, हम एक आज की तारीख का वर्स्ट फॉर्म ऑफ मॉडर्न डे स्लेवरी के बारे में बात कर रहे हैं, सेक्स स्लेवरी, जिसे हमने सदियों से लेजिटिमाइज कर लिया। कभी गणिका बुलाया, कभी देवदासी बुलाया और उसे अलग अलग नाम दर्जे देके उसको लगाया, इतना तक के कि हम में से, हमारे समाज में से ऐसे महान योद्धा हैं जो ये सोचते हैं कि ये हमारी ज़रूरत है, इसके बिना अगर ये नहीं होगा तो शायद रोड में सब लड़कियों का रेप हो जाएगा। तो एक हमारी अपनी सोच है कि हाँ भाई, वेश्यालयों में कुछ लड़कियों को बैठने की ज़रूरत है जिससे कि हमारी बेटियां बच के रहें, ठीक है। यानी मेरी बेटी की सेफ्टी के लिए किसी की बेटी रेप हो जाए, नो प्रॉब्लम। इस मानसिकता को भी हमने नॉर्मलाइज किया हुआ है और इस सब को हम वर्क का दर्जा देंगे। तो प्रोस्टिट्यूशन और सेक्स वर्क जब हम कहते हैं, मैं तो प्रोस्टिट्यूशन भी बहुत कम बात करती हूँ, मैं तो कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन ही करती हूँ, यानी लैंगिक अत्याचार के बारे में मैं बात करती हूँ। मुझे लगता है कि बहुत कम समझ है लोगों की कि ये कहाँ से आया ये वर्ड और इस वर्ड के साथ क्या क्या आया है। सेक्स वर्क कहते हैं या टारगेटेड इंटरवेंशंस कहते हैं, HIV एड्स इंटरवेंशंस कहते हैं। और इससे लेकर मुझे लगता है कि बहुत सारी भ्रांतियाँ भी फैली हुई है। इसी से ही मैं अपना अगला सवाल जोड़ूंगी। आप कोलकाता के सोनागाछी से लेके, नेपाल के मैतेई से लेके, दिल्ली के GTB नगर से लेके, आप बैंगलोर के मेजेस्टिक, हैदराबाद का जो पुराना महबूब की मेहंदी, आप सभी ब्रॉथल्स में गई हैं और दुनिया भर के ब्रॉथल्स में गई हूँ। मैं मतलब
आपके नज़रिए से जो आपने किताब में लिखा है, जो दर्शक देख रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप उनको भी ब्रॉथल की उस हकीकत से रूबरू कराएं जो तमाम फिल्मों से जिस तरह के अकाउंट्स हम तक आते हैं या यूँ कहे कि पब्लिक डोमेन में आते हैं, उससे वो कितना अलग है। और आपने जैसे मुझे वो इंसिडेंट याद है जब हैदराबाद वाला खाली हुआ था महबूब की मेहंदी, तो आपने जाके कहा कि लोग यहाँ रह कैसे रहे थे, ये मतलब समझ से परे है कि ये जगह रहने लायक कैसे थी। सबसे पहले तो सोनल मैं बताना चाहूँगी कि गंगूबाई काठियावाड़ी या हीरा मंडी जो ओटीटी में है वो रेड लाइट एरियाज़ नहीं है। वही रोमांटाइज्ड क्या बोलते हैं, बहुत ही फिल्मी ब्रॉथल्स जो दिखाए हैं वो वैसे नहीं होते हैं। आप किसी भी ब्रॉथल में जाओ, जीबी रोड के ब्रॉथल में ना जाओ या कामाथीपुरा के ब्रॉथल में जाओ या इस तरह के ब्रॉथल भी नहीं, कोई फ्लैट में ही चले जाओ, एक माहौल है जहाँ पे इंसानों की बिक्री हो रही है, ठीक है। और ये माहौल है जहाँ पे जो इंसान है वो दो तरह के इंसान हैं, एक जो अडल्ट है 18 ईयर्स एंड अबव और एक जो 18 ईयर्स एंड बिलो है। तो 18 ईयर्स और बिलो के को रखते हुए आप अपने हाथ में तो माहौल में बदलाव आ ही जाता है, क्योंकि इन्हें छुपाने का, इन्हें रखने का, इनको कभी भी कंसील करने का एक माध्यम आपके हाथ में होना चाहिए। तो ज़्यादातर जो वेश्यालय होते हैं अपने पास अलग अलग तरह से एक सेटिंग बना के रख लेते हैं, जैसे कि फॉल्स बेसमेंट हुआ या फॉल्स सीलिंग हुआ या फॉल्स अलमाराज हुआ या फॉल्स कमोड हुआ या फॉल्स किचन कैबिनेट्स हुए, जहाँ पे आप एक इंसान को दबा के छुपा के रख सकते हो एक रेड के टाइम पे, ठीक है। ये एक हीरा मंडी जैसा बड़ा विशाल मैंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लोग आने हैं और जितने लोग आएंगे उतना बिजनेस होता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो जगह अपने आप छोटे छोटे क्यूबिकल्स में बदल जाते हैं, क्योंकि जितने लोग आएंगे उतना रेवेन्यू बढ़ेगा ना। मतलब प्रैक्टिकल बिजनेस का मसला है कि भैया एक बंदे के साथ तो बिज़नेस चलने वाला है नहीं। अब एक सेठानी है, इतने सारे पिम्स हैं, इतने प्रोक्योरर्स हैं, गुंडे हैं, वो हैं, ये हैं, फला फला है, इतने सारे लोग हैं इसको खाने के लिए। तो इन सबका अगर पैसा लाना है तो पैसा तो तभी आएगा जब इस शरीर को बेचा जाएगा, और एक के साथ बेचोगे तो फ़ायदा नहीं है। तो एक एक के साथ आपको 20-20 को या 15-15 को भेजना है एक हर दिन में। एक को रख के भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपको 10-15 रखने पड़ेंगे, तभी आपको उतने इतने लोग, दैट इज़ हाउ इट्स बिकम्स अ रेवेन्यू ना। आपको पता है कि नहीं, मुझे पता नहीं सोनल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिमिनल एंटरप्राइज। यानी एक ये ऐसा अपराध है जो एक एंटरप्राइज, एक वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसेस माना जाता है, और दुनिया भर में आर्म्स और ड्रग्स के साथ साथ इस श्रेणी को रखा जाता है, यानी ऑर्गेनाइज क्राइम की श्रेणी में, एक संगठित गिरोह में चलने वाले अपराध की श्रेणी में। तो ऐसे एक माहौल में आपकी जो जनता है जिसके साथ आप ये काम करवाना है वो एक साइजेबल नंबर रहना है, और फिर आप साइजेबल लोगों को ला रहे हो अंदर, तो आना है जाना है, आधे घंटे में या 1 घंटे में या 2 घंटे। तो आप अभी विजुलाइज करो एक कितने बड़े बड़े आप महल खड़े करोगे। आपके तो छोटे छोटे घर हैं यहाँ पे, आप जीबी रोड में जाके देखोगे तो छोटे छोटे जगह। तो इसको कैसे बंटवारा होगा, ठीक है। अब इस बंटवारे में ये सब काम करवाना है। अब रेड पड़ी तो ये इन सबको छुपाना भी है, भगाना भी है, ठीक है। एंड हर चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आवाज़ें ज़्यादा बाहर नहीं आनी है, ठीक है, क्योंकि अगले क्यूबिकल में कोई और सो रहा है, ठीक है, तो उनको नहीं लगना है। तो ये सब करके आप एक माहौल जो बनाते हो वो एक बहुत ही घिनौना सा माहौल है, जहाँ पे बहुत बहुत ही इजी वे से एक शरीर का तोल मोल होता है। मतलब ऐसे इट्स लाइक एक मंडी के जैसे 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, एंड उसमें किस तरह का किरदार आपका, तो कोई स्क्रीनिंग मैकेनिज़्म तो कर नहीं सकते हो। पैसा आपका, आपने इस लड़की को बहला फुसला के इतना कष्ट करके आप अपने वेश्यालय में रखे क्यों,
पैसा कमाने के लिए। तो आप थोड़ी किसी जो बंदे आ रहे हैं यहाँ पे आपके पास, उसका थोड़ी स्क्रीनिंग करने वाले हो, भैया तुम्हारा क्या है बॉडी, क्या करना चाहते हो। तो उसकी मर्ज़ी भाई, वो अपनी मर्ज़ी से करने आ रहा है, वो पैसे दे रहा है, तो वो तो यही सोचता है कि मैं तो पैसे दे के करा रहा हूँ, तो मेरी मर्ज़ी का सब कुछ होना चाहिए यहाँ पे प्रोग्राम। ठीक है, तो उसको लगता है कि भैया शीर्षासन करो, इसके साथ मैं करूँगा तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसको लगता है कि भाई ये टेबल के साथ हम तुमको बांध देंगे और इसके साथ करेंगे तो करना पड़ेगा क्योंकि वो पैसे दे रहा है। ठीक है, और कई बार हम लड़कियों से पूछते हैं कि भाई आपने क्यों अलाउ किया, कहते हैं कि अब पैसे दे रहे हैं ना, हम क्या करें, अब नहीं करोगे तो फिर कंप्लेंट जाएगी, फिर पिटाई होगी आपकी। तो एक ब्रॉथल इज़, क्या बोलते हैं, आप स्लेवरी को देखना चाहते हो तो ये जगह जाओ, आपको एक स्लेव बन के जीने का क्या एहसास होता है वो समझ आ जाएगा। आगे मैं आपके उस सेफ होम पर जाऊंगी, इस ब्रॉथल से निकाल के आप जिस तरह का सेफ होम प्रोवाइड कर रही हैं, जिस तरह से आस्था निवास है, आस्था निकेतन है। लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ कि किताब में जितनी भी कहानियाँ आपने बताई है उसमें से 2-4 कहानियाँ जो लोग इंटरव्यू देख रहे हैं उन तक पहुँचे। जिसमें से पहली कहानी उस बच्ची की जो 3 साल की थी, आपने उसका नाम चेंज करके इस किताब में लिखा है, और जिस तरह से आपने उसको रेस्क्यू किया। आपके साथ अकबर थे, आपके साथ जाफ़र भाई थे। आप वो बताइए, एक चैप्टर का टाइटल ही आपने दिया कि वो इंसिडेंट जब मैं भगवान की ही हत्या कर देना चाहती थी। जी, वो क्या कहानी थी? तो एक तो मैं पूरी कहानियाँ नहीं बताऊंगी सोनल, क्योंकि फिर कोई किताब नहीं पढ़ेगा। पूरी कहानी बता दूंगी तो फिर कहाँ किताब कोई नहीं पढ़ सकता है। लेकिन शायद ये कहानी इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाने वाली कहानी थी। मेरी अंतरात्मा और मेरे परमात्मा के साथ जो रिलेशनशिप है उसको क्वेश्चन करने वाला इंसिडेंट था, क्योंकि वो एक, उसे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। मैं जो भी ये देख रहे हैं उनसे कहूँगी कि आप पढ़ो, कि उसका वर्णन वापस करने में भी मुझे तकलीफ़ होती है। लेकिन एक दिन जब मुझे कॉल मिला, मैं जब गई हूँ इस बच्चे को लेने के लिए, एंड व्हाट आई सी देयर इज़ एक ऐसा बच्चा जो जिसे उसके खुद के बाप ने अपने दोस्तों से साथ मिलकर उसका सामूहिक संगठित रूप से बलात्कार किया है। बलात्कार का जो रूप देखा वो बहुत भयानक देखा, और क्योंकि रेलवे ट्रैक के पास में फेंक दिया गया था उसको, और उसका इंटेस्टाइन बाहर आ गया था, उसकी अंतड़ियाँ पूरे बाहर थीं। सडन से मुझे झटका लगा था उस टाइम पे कि सच में कोई भगवान है ऊपर, यू नो। तो कैसे ये सब देख के, ये सब इस बच्चे ने क्या किया, वाई हर, उसको इस तरह की बिस्टैलिटी क्यों देखनी पड़ रही है। ठीक है, क्या सच में भगवान है क्या, एंड अगर हैं तो ऐसा क्यों हुआ। उस दिन को मैं अभी भी याद करती हूँ, क्योंकि मेरा उस समय मेरी मानसिकता ये थी कि अगर सच में कोई भगवान बोल के अपने सामने आ गए तो मैं शायद मेरे बेयर हैंड से मैं उसका मर्डर भी कर देती थी। दैट इज़ द डे दैट आई वांटेड टू किल गॉड, लेकिन बहुत बाद में जब मैं सोच रही थी तब मुझे समझ आया कि हाँ, भगवान है। क्योंकि अगर नहीं होते थे तो वो कांस्टेबल उस टाइम पे वहाँ आता क्यों? आपको फ़ोन ना आता, अकबर तुरंत ऑटो लेकर ना आते। नहीं आता, और मैं भागी भागी किसी अनजान बच्चे के लिए मैं भाग भाग के वहाँ पहुँची नहीं होती। और मेरे जैसे हज़ारों लोग जो लैंगिक अत्याचार के बारे में अपनी आवाज़ उठाते हैं, नहीं उठाते। शायद हम सबको जगाने के लिए, हम सबको उठाने के लिए वो ऊपर परमात्मा ही है या शी है, मुझे पता नहीं, जो भी है, हम सब अलग अलग तरीक़ों से हम उसका काम कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉट एवरीथिंग इज़ रॉन्ग। और फिर मेरे ज़िंदगी के जर्नी में मैंने बहुत ही करीब से समझा किस तरह से भगवान हमारे अंदर हमसे काम कराता है।
और हम उनकी इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। क्योंकि आज जब मैं एक बच्ची के चेहरे पे स्माइल देखती हूँ, तो इससे बड़ा गॉड रियलाइजेशन मेरे को और कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर भगवान का साक्षात रूप देखना है तो यहाँ देखना है, क्योंकि इसने इतना कुछ अनुभव किया, इतना कुछ देखा, इतना कुछ सहा, इसके बावजूद उसे एक और इंसान के ऊपर अभी भी विश्वास है। कैसे उसने मेरे पे विश्वास किया, ठीक है? उसको अभी भी इंसानियत के ऊपर विश्वास है। अभी भी मतलब वो टूट के बिखर के उसने ये नहीं सोचा कि मैं ख़त्म हो गई, अब मैं कभी खड़ी नहीं होंगी। अभी भी वो सोच खड़ी हो गई है, आशा के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जा रही है। और न केवल वो अपने अंदर अपनी ज़िंदगी को एक नया मुकाम दे रही है, लेकिन मेरे जैसे इंसान के सामने जब वो भाग के आती है, स्माइल करती है और मुझे हग करती है, इससे बड़ा गॉड रियलाइजेशन और गॉड एक्सपीरियंस और क्या हो सकता है? वो ऊपर है, इसीलिए ये सब पॉसिबल हो रहा है। क्योंकि मैं एक और समाज को देखती हूँ बाहर, जो छोटी छोटी चीज़ों में टूट जाता है, ठीक है? ये किताब पढ़ते हुए मतलब कितनी ऐसी कहानियाँ थी जो पढ़ते पढ़ते मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ 28-29 हज़ार लड़कियों की, महिलाओं की, बच्चों की कहानियाँ नहीं हैं, ये एक एक का एक्सपीरियंस है। और ऐसे न जाने कितने हैं। ये तो जितना सुनीता के सामने आया, उन्होंने दर्ज किया, उन्होंने बताया, लेकिन ये लगातार हो रहा है, चल रहा है और रैम्पेंट होता जा रहा है, जैसा आप कहते हैं कि और इसमें इजाफा हो रहा है। और ये पढ़ते पढ़ते हर इंसिडेंट के बाद मुझे लगता था कि क्यों, मतलब क्या आपको इतना ड्राइव कर रहा है? आपका मेंटल हेल्थ, हर बार हर इंसिडेंट के बाद आप भी टूटती है, हर इंसिडेंट के बाद कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई समस्या। और अब तो चलो आप इतने बड़े स्केल पर हो गए हैं। जब आपने शुरू किया था, मुझे वो कहानी भी, अभी जब आप ये बात बता रही थी कि किस तरह से आप, एक महिला ने बस आपको बताया बस स्टैंड पे खड़े होकर कि मुझे पता है एक 10 साल की बच्ची को वहाँ पर ऐसे रखा गया है और उसको रेस्क्यू कर लो, उसको बचा लो। और विदाउट द हेल्प ऑफ पुलिस, विदाउट द हेल्प ऑफ ऑफिशियल्स, किसी को लेकर कैसे, क्या ड्राइव करता था उस वक्त आपको? और क्यों आप इसमें, मतलब ना तो आपको मॉनिटरीली कोई फ़ायदा हो रहा है, आज भी आप वॉलंटियर के तौर पर ही जुड़ी है, कोई पैसा नहीं लेती, तो कैसे इतना इन्वॉल्व हो गई? आई थिंक जो कंटेंटमेंट जिसे कहते हैं, उसका हिंदी वर्ड मैं नहीं जानती हूँ। एक सुकून या एक अपनी अंतरात्मा को जो सेटिस्फैक्शन जो मिलता है, उसको, उसका कोई मूल नहीं है। वो मिलता है मुझे यहाँ पर, हर दिन, हर मिनट, हर निमिष जो मैं करती हूँ। पर एक जो मैंने बहुत अर्ली सीखा मेरी ज़िंदगी में, वो ये था कि प्रॉब्लम को और पर्सन को थोड़ा सा डिटैच करना है, ठीक है? आप पर्सन के साथ अटैच नहीं होना, आप प्रॉब्लम के साथ अटैच हो जाओ। समस्या का समाधान आपको करना है, ठीक है? वो इंसान को आप अलग करो इससे। समस्या है, समस्या से पीड़ित एक इंसान है, उस इंसान को बाजू रखो, समस्या के साथ आप जुड़ जाओ। दैट्स बीन वन ऑफ द स्किल्स दैट आई मास्टर्ड। मेरी ज़िंदगी का पूरी जर्नी जो मेरी किताब में है, मेरी जर्नी है कैसे मैंने इसको मास्टर किया, ठीक है? मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में बात की, सब कुछ बात की। 30 साल से ये कर पा रही हूँ और अभी भी कर रही हूँ, और आगे भी जब तक मेरी जान है मैं करती रहूँगी, क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम का जो इंसान है इसको साइड में कर देती हूँ। क्योंकि उससे अगर अटैच हो जाओगे तो कर नहीं पाओगे काम ये। आपको बस प्रॉब्लम के साथ जुड़े रहना है और आपके रास्ते बनते जाएंगे। तो पहला रेस्क्यू जो मैंने 17 साल की उम्र में किया, या दूसरा रेस्क्यू जो इस बच्ची का किया, ठीक है, इसलिए मैं कर पाई और वो ड्राइव बना रहा, क्योंकि मेरे को ये समस्या के साथ जूझना है। पहला बड़ा ड्रामेटिक था, आपके लिए किया, मार खाया, लेकिन बच्ची को तो बचा लिया। आज उतना ड्रामेटिक नहीं है, लेकिन मैं हज़ारों बच्चों को बाहर निकालती हूँ, ठीक है? आज उस समय में शायद अंदर घुसो, मार खाओ, नाक से खून आ रहा है, कान से खून आ रहा है, भाग रहे हैं बच्चे के साथ। उस समय भी जो सोच थी और आज की सोच सेम है, वो सोच में बदलाव नहीं आया है।
ठीक है। एंड वो ये सोच थी कि ये समस्या को कैसे मैं टैकल करूं, ठीक है। और ये इंसान है, समस्या से पीड़ित है, उसको निकाला, उसको आगे फॉरवर्ड किया और समस्या के साथ ही जुड़ते हुए आगे। उसकी वजह से शायद एक मुकाम ऐसा भी आया जहाँ समझ आया कि अकेले नहीं करना चाहिए, पुलिस के साथ काम करना चाहिए। फिर समझ आया कि जितने इस काम से जुड़े क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ जुड़े हुए किरदार हैं, वेदर इट इज़ द जुडिशरीज और द प्रोसिक्यूटर्स, इन सब के साथ भी जुड़ना चाहिए। तो जो पहले जो मानसिकता थी कि मैं किसी के साथ नहीं काम करूँगी, मैं अकेले अकेले करूँगी, वो अनुभव के साथ चेंज हुआ, ठीक है। और उस अनुभव में कुछ कड़वे अनुभव भी थे जहाँ गलतियाँ की और समझ आया कि नहीं, करना नहीं चाहिए, एक जान ही ले सकता है अगर हमारे इस बेवकूफ़ी में हम चलते रहें। तो स्ट्रेटेजिकली कैसे प्लान करना है। तो आई एम व्हाट आई एम मेरे ज़िंदगी के स्ट्रेटजीज़ के बारे में है, मेरे ज़िंदगी के गलतियों के बारे में है, मेरे ज़िंदगी के फेलियर्स के बारे में भी हैं, जिससे कि आपको समझ आए कि कोई भी समस्या को सुलझाने के लिए बस एक सपना या ख्वाहिश काम नहीं करती है। उसको सच बनाने के लिए, उस समस्या को सुलझाने का काम करने के लिए आपको कोई ना कोई एक्ट करना पड़ेगा। और उस एक्ट को करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं है कि आप सोचेंगे भाई हम संडे मंडे को करेंगे या सैटरडे संडे हमारा वीक ऑफ होगा, नहीं तो हम रिटायरमेंट के टाइम पे करेंगे। आपको अपने आपकी जो लिमिटेशंस हैं, आपकी जो परिमितियां हैं, उसके अंदर मैं कैसे कर सकती हूँ एवरी डे एवरी मिनट। आप ये बात कह रही हैं, मुझे याद आ रहा है कि किस तरह से आपने अपने 3 पेयर ऑफ गोल्ड इयररिंग्स बेचे और फिर अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, सैलरी देने के लिए जब आपको पैसों की ज़रूरत थी तो उसको आगे बढ़ाया। बात ना अब आस्था निवास की करते हैं। एक किस्सा अगर मुझसे पूछा जाए इस पूरी किताब का, जो अब तक मेरे जहन में बैठ गया, वो ये कि जो आप बात कह रही थी कि जो भी काम करना चाहता है, आप कितनी अच्छी नीयत से उस काम को शुरू करें, लेकिन जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं तो आप थोड़ा सा ठहर जाते हैं, या उस वक्त पर आपको लगता है कि ये नहीं होगा, हम नहीं कर रहे। जैसे एक बच्ची जिसकी माँ कभी ब्रोथल में काम किया करती थी, उसको आपने रेस्क्यू किया और फिर एक ऐसे सेफ होम में भेजा जहाँ पर ऑर्फन बच्चों को रखा जाता है, या ऐसे बच्चों को रखा जाता है जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं है। तो कुछ लोग विज़िट करने आए जो बच्चे गोद लेना चाहते हैं, और ये कहा गया कि आप डांस करके या पोएम गा के सुनाओ तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कुछ को मिला होगा रिवॉर्ड, उस बच्ची को नहीं मिला, और वो इससे इतना आहत हो गई कि वो जाकर अपनी फ़्रॉक उठाकर और पैंट नीचे करके खड़ी हो गई कि अब मुझे प्राइज़ दो। ये इंसिडेंट हो गया। या फिर वो था ना उसका माहौल, उस बच्ची का माहौल वो था। वो ऐसी दुनिया से आ रही थी जहाँ पे उसकी माँ जब साड़ी ऊपर करती थी, इस बच्ची को बेड के नीचे रखती थी, और जब जो साड़ी ऊपर करती थी कोई ना कोई पैसे देता था। तो उसने तो वही सीखा 3 साल की बच्ची ने कि जब मैं अपना फ्रॉक उठाऊंगी तो मुझे कोई ना कोई पैसे देगा, ठीक है। तो उस एंटायर इंसिडेंट ने मेरे पूरे एजुकेशन प्रोग्राम को बदला, क्योंकि मुझे तब समझ आया कि इस माहौल से अगर एक बच्चों को हम अलग करते हैं, निकालते हैं, तो सीधे उन्हें समाज के मुख्य धारा में डालना मुश्किल है। जैसे वो सिस्टर थी जिनके आपने शेल्टर होम में भेजा था, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही थी, वो भी बच्चों को एक सेफ होम प्रोवाइड करने का काम, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वो बात हो गई कि मुझे ऐसे बच्चों को अपनी जगह नहीं, एक ब्रिजिंग स्पेस की ज़रूरत है इन बच्चों को उनके माहौल से सीखे हुए इन चीज़ों से बाहर लाने के लिए, और मुख्य धारा के जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं उससे अवगत कराने के लिए, क्योंकि हमने यही देखा है अपनी ज़िंदगी में, तो हम यही सीख के आएंगे। तो उससे निकलने, दैट इज़ वाई हमारे जैसी संस्थाएं जो एक ब्रिजिंग स्पेस क्रिएट करती हैं, एक लर्निंग सेंटर्स के माध्यम से या स्कूल्स के माध्यम से या अलग अलग तरह के शेल्टर होम्स के माध्यम से, एक पुल बांधते हैं समाज के और इस बच्चे के बीच में। जो दूरी आ गई है वो दूरी है माहौल।
आप इस माहौल से आए हो तो उस माहौल का असर आपके ऊपर जो पड़ता है उससे बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। और उस माहौल से निकलने के लिए एक 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 हमको एक अलग माहौल क्रिएट करना पड़ता है विथ सेपरेट स्किल्स एंड डिफरेंट स्किल्स, जिससे कि उस पर्सन को धीरे धीरे समझ आ जाए कि ये दिस इज़ नॉट द राइट वे, दिस इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट वे। इस तरह से बात करना या इस लहजे से करना, तो वो एक टाइम लगता है। वो टाइम लगे, ये बिगाड़ी मैंने किसी होम में लगा दिया और फिर वो तो बिल्कुल विचलित हो गई वो महिला कि भैया ऐसे क्यों ला दिए हो, हमारे दूसरे बच्चों को ख़राब करते हैं। तो हमारे जैसे लोगों को ये भी प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि जब हम इस तरह के बच्चों को बाहर निकालते हैं किसी माहौल से, उनको एक मौका, एक टाइम दीजिए मुख्यधारा की भाषा को समझने के लिए और मुख्यधारा की जो सोच है, व्यवस्था है, उसको समझने के लिए, वो सोशलाइजेशन है उसको समझने के लिए। ब्रॉथल को आप जैसे कह रही थी, जैसे रोमांटिसाइज करके दिखाया जाता है फिल्मों में, रियलिटी उससे बहुत अलग होती है। और जब फिल्मों में ब्रॉथल दिखाया जाता है तो कभी ये नहीं बताया जाता कि वहाँ पे रहने वाले बच्चे, वहाँ पे रहने वाली महिलाएं, वो किस साइकोलॉजी, वो किस तरह से अपना रोज़मर्रा का जीवन जी रहे हैं। जैसे आपने खुद ही इस किताब में भी बताया और कई इंसिडेंट्स पे आपने जिक्र किया कि प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस से जब आप महिलाओं को या बच्चों को निकाल लो और उनको एक दूसरा होम प्रोवाइड करो, तो वो भी कई बार उनको कैद लगता है। वो लगता है कि यहाँ हम उस तरह फ्री नहीं है जैसा फ्रीडम वहाँ था, चाहे वो अल्कोहल कंज्यूम करना हो, तंबाकू खाना हो, या अगर उनके बच्चों की बात करें तो जिस लैंग्वेज में वो एक दूसरे से बात किया करते थे, ये जैसे जोक्स अब उनके बीच में, या यूँ कहे कि वो अपनी उम्र से पहले ही अडल्ट लाइफ देख चुके हैं। तो उसके लिए ये जो हेल्प करने वाले लोग हैं या वो लोग हैं जो चाहते हैं कि महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन बंद हो, वो कैसे तैयार हों और वो कैसे प्रैक्टिकल इश्यूज को समझना ज़रूरी है। सबसे बड़ा प्रैक्टिकल इशू ये है कि अगर आप इस माहौल से एक लड़की को बाहर निकालते हो, अगर आप ये अपेक्षा रखते हो कि ये बड़ी बहुत ग्रेटफुल फील करें, आभार व्यक्त करें, भैया आपने मेरे को निकाल दिया, बहन जी मेरे को निकाला, नहीं। इस माहौल से आप किसी को निकालोगे तो वो तो पहले ये कहेगी कि तुमने क्यों निकाला मुझे यहाँ से, ठीक है, और वो आपसे लड़ेगी, आपसे हॉस्टाइल। तो ये प्रिपेयर्डनेस, जो भी काम करने वाला है उसको सोचना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बहुत यंग हो, आप निकलते हो तो आप ये सोचते हो कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, 30 मार का काम कर रहे हो, आप ब्रॉथल्स में घुसोगे, लोगों को निकालोगे और वो आके आपके गले मिलेंगे और कहेंगे कि भाई आपने हमको बचा लिया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। वो शायद आपको चप्पल मारेंगे, आपके मुंह पे थूकेंगे, आपको कहेंगे कि क्यों आपने निकाला, मैं तो अपनी मर्ज़ी से कर रही थी, ठीक है। तो किसी को भी इस काम में उतरना है तो प्रैक्टिकल रियलिटीज़, और ये प्रैक्टिकल रियलिटीज़ इस किताब में मैंने बहुत वर्णन किया है, क्योंकि वो मैं चाहूँगी कि वो लोग समझें कि इन सब चीज़ों को प्रिपेयर होके आप आएँ, ठीक है, ये काम करने के लिए। फिल्मों के रोमांटिसाइज्ड इमेजेस ही नहीं, हमारे भी अपने रोमांटिसाइज्ड इमेजेस होते हैं। ये हम निकल पड़ते हैं कुछ समाज को बदलने के लिए, क्रांति की आग हमारे अंदर भड़क रही होती है, तो हम चाहते हैं कि सब लोग देखें और सब लोग मतलब बिल्कुल हमको हीरो बना के चलें। यहाँ पे हीरो नहीं फील करेंगे, आपको पहले ज़ीरो फील किया जाएगा, ठीक है, और टिक गए एक दिन तो शायद आप अपने आप को हीरो करार दें, पर फिर भी वो जगह पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये प्रिपेयर्डनेस होना बहुत ज़रूरी है, और ये प्रिपेयर्डनेस मानसिक प्रिपेयर्डनेस ही नहीं है, ये आपका स्किल प्रिपेयर्डनेस भी है। कैसे लड़ें इस तरह के एक माहौल में जहाँ पे आपको ही वापस फेंका जा रहा है, उसका स्किल क्या है कि कैसे इसके साथ एक दोस्ती बनाएं, इसके साथ एक विश्वास बनाएं और उसके अंदर एक आस लाएं कि मुझे जीना है, मुझे आशा को देखना है, मेरे ज़िंदगी में भी रोशनी आ सकती है। वो एक स्किल है। तो बस हवा में ख्याली पुलाव बना के अगर आप अंदर घुसोगे कि भाई मैंने कुछ बदलना है, नहीं बदलेगा। आपको इसके लिए अपने आप को बाकायदा ट्रेन करना पड़ेगा, आपको इसके लिए बाकायदा अपने आप को बनाना पड़ेगा। लेकिन सोनल, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम इस किताब के बहुत ही
स्ट्रगल्स और बहुत ही मैं गंभीर अगला- विषयों पे इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा लोग तो भाग जाएंगे, किताब नहीं, पढ़ने नहीं। से भी भाग जाएंगे। ऐसा नहीं है। इस किताब के अब मैं उस पहलू पे ही आ रही थी जहाँ पर आप उस प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करती हैं। आप बात करती हैं कि हमें पुलिसिंग में क्या चेंज लाने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट के लेवल पर क्या चेंज लाने की ज़रूरत है, कि जिस चीज़ को समाज मोरल लेवल पर जज करता है कि प्रोस्टिट्यूशन या सेक्स वर्क या जो भी कह लो, जो भी लेबल कर लो, ये सही नहीं है, गवर्नमेंट भी यही मानती है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि कैसे इरेडिकेट होगा या कैसे ये खत्म होगा। आप क्या ऐसे सुझाव देना चाहेंगी, या अगर आपको पॉइंट्स में बताना हो कि क्या सोल्यूशन दिखता है आपको इसका, और वो रोड मैप क्या है? एक तो ये समझना ज़रूरी है कि देयर इज़ नो वन आंसर, ये बहुत मल्टी लेवल में करना है, ठीक है। तो इट्स अ मल्टी स्टेक होल्डर रिस्पॉन्स, मतलब एक सोल्यूशन एक आंसर से ये चलेगा नहीं, इसको अलग अलग तरीके से देखना है। एक तरह रोकथाम का काम करना है जहाँ पे हम एक पीढ़ी को ही बचा सकते हैं, दूसरी तरफ हमें सोचना है कि चलो रोक नहीं पाए तो जो फंस गए हैं उनको कैसे बाहर निकालें तो उनके साथ क्या किया जाए, उनको किस तरह का एजुकेशन दिया जाए, उनको किस तरह का स्किल लेवल ट्रेनिंग दिया जाए, उनको किस तरह से एम्प्लॉयबल बनाया जाए। और तीसरा पहलू है कि सब कुछ करने के बाद इन्हें वापस मुख्यधारा में कैसे लाया जाए, वो भी एक रोड क्रिएट करना है। तो एक समग्र लेवल में, एक कॉम्प्रिहेंसिव लेवल में सोचना बहुत ज़रूरी है। इन्हें एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं चलेगा, तो इसमें सबों का एक रोल है। सरकार का रोल तो है ही है, पर हम जो समाज के जो किरदार हैं, जो समाज में हैं, हमारा भी एक रोल है, क्योंकि वापस इस बच्ची को हमारे पास ही आना है। अगर हम अपने दिल को बंद तो क्लोज कर देते हैं, अपने दिमाग को क्लोज कर देते हैं अलग अलग स्टीरियोटाइप्स के साथ, अलग अलग सोच हमारी, जिससे उनको हम बाहर धकेल रहे हैं, तो ये वापस नहीं आ पाएंगे, ठीक है। सो जितना दायित्व सरकार का है, उससे ज़्यादा दायित्व समाज का है कि आप अपने दिल के दरवाज़ों को थोड़ा खोलें भाई, ठीक है, और समझें कि ये दोषी नहीं है, ये दोष से पीड़ित या बाधित एक इंसान है, ठीक है। तो उसे दोषी ना बनाएं, ठीक है, और उसे वापस आने का एक मौका दें, ठीक है। उसका मतलब क्या है, मैंने इसको जॉब सिखा दिया, जॉब देने वाला भी तो होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। मैंने कह दिया कि आप समाज में रह सकते हो, घर किराए पे देने वाला भी तो कोई होना चाहिए, ठीक है। कोई होना चाहिए उसे बहू बनाने के लिए, कोई होना चाहिए उसे बेटी बनाने के लिए। तो जितना काम हम सरकार के ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है हमें सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए, और हम सबका अपना रोल है इस कहानी को बनाने में, और इस कहानी को अगर बिगाड़ना है और नई कहानी की शुरुआत करनी है, उसमें भी हम सबका अपना रोल है। और आप पुलिसिंग में क्या चेंज देखती हैं, या आप क्या सबसे मेजर चेंजेस जो आप बताना चाहिए, क्योंकि जैसा आप कह रही थी, रेड पहले भी होती थी, आज 37 साल हो गए आपको काम करते हुए, तब भी हो रही है। उसी तरह से रेड डाली जाती है इन रेड लाइट एरियाज़ में, या जहाँ पर भी ब्रॉथल्स चल रहे हो, पर हर बार हम देखते हैं कि वो हैदराबाद की मेहंदी की तरह नहीं खाली हो जाता, वो फिर वहाँ पे वो काम शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखता है। जो लोग इस बिज़नेस में हैं वो भी पुलिस के प्रति ज़्यादा श्रूड होते हैं कि इनका रवैया ठीक नहीं है। सोनल, एक तो आप हम लोगों को समझना चाहिए कि पुलिस कोई दूसरे ग्रह से नहीं आ रहा है। पुलिस इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ अस। हमारी जो सोच है, हमारी जो समझ है, वही लेके कोई इंसान पुलिसिंग में भी जा रहा है ना, तो हमारे में जो है नहीं उसमें नहीं आ सकती है, ठीक है। सो वॉट एवर वी सी इन द पुलिसिंग इज़ आवर ओन एक्सटेंशन, हमारी अपनी सोच का एक्सटेंशन है। पुलिसिंग में सबसे बड़ा जो क्राइसिस मैं देखती हूँ वो है कि एक जो कानून है, इन सब में कोई कमी नहीं है, इसको अमल करने की बात है, और अमल करने की बात एक विल पे आता है, ठीक है। लेकिन आप खुद ही सोचते हो, सपोज समाज में आप खुद ही सोचते हो कि ये सब रहना बहुत ज़रूरी है, तो ये आप समाज से निकल के अभी पुलिसिंग में बैठ गए हो, तो आपको विल कहाँ से आने वाला है इसको बंद करने के लिए, क्योंकि आपके दिमाग में तो यही
सोच है कि भाई ये रहना चाहिए, ये नहीं रहेगा तो समाज में कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मानती हूँ पुलिसिंग के क्वेश्चन से ज़्यादा मैं समाज को क्वेश्चन करूँ, ठीक है। जिस दिन समाज ये डिसाइड कर लेना कि हमें इसे ज़ीरो टॉलरेंस लेवल में लाना है, ठीक है, हमें नहीं रखना ये, हमें नहीं लगता कि वेश्यावृत्ति हमारी समाज की ज़रूरत है, ठीक है, तब हमारे पास ऐसे पुलिस ऑफिसर्स आएंगे जो पुलिसिंग के अंदर जब जाएंगे, कानून को पढ़ेंगे, कहेंगे अरे यार कानून तो इतना परफेक्ट है, चलो इसको पूरा यूज़ करते हैं, क्योंकि हम ये सोच के आए हैं कि भाई ख़त्म करना है। जिस तरह से आप टेररिज्म से भिड़ते हो, आप ये सोच के आते हो ना, समाज में बैठे बैठे ही सोच के आते हो कि टेररिज्म होना नहीं चाहिए। तो जब पुलिसिंग के अंदर घुसते हो तो आप उसके अंदर उस विल से जाते हो, तो वो विल बनाना सबसे बड़ी ज़रूरत है। कानून है पर कानून को लागू करने का विल नहीं है, ठीक है। वो पुलिस का ही हाल नहीं है, जुडिशरी का भी है, सबका हाल यही है, और सबसे ज़्यादा वो हाल हमारे समाज की और सामाजिक सोच की है। अब बात मैं आपके आस्था निवास पे करना चाहूँगी। आपकी किताब भी पढ़ें, गूगल पे भी आपके बारे में सर्च करें, या आपका मतलब कहीं पर भी आपका इंट्रोडक्शन सुने तो ये बात ज़रूर सामने आती है कि आपने एक ऐसा सेफ होम बनाया है जो मॉडल है न केवल इस देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए, कि कैसे ट्रैफिकिंग से जो लोगों को रेस्क्यू किया जाता है उनको कैसा माहौल दिया जाए, किस तरह से रखा जाए। क्या ऐसा कर रहे हैं आप जो जिससे सीखा जा सकता है, जो अलग है, जो बाकी सबसे डिफरेंट है? क्या अलग मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन क्या सोच है वो मैं बता सकती हूँ। हर स्टेप में हम एक ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड अप्रोच रखते हैं, और ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड अप्रोच का मतलब होता है कि जब आपके अंदर इस तरह का एक दर्द भरा है और आपके अंदर इतने घाव भरे हैं, उस घाव में आपकी क्या ज़रूरत होगी, आपके अंदर की आवाज़ आपको क्या चाहता है। तो हमारे हर प्रोसेस उस ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड क्वेश्चन के साथ जुड़ा है, ठीक है। हम कैसे एक बच्चे को रिसीव करते हैं, हम एक बच्चे के साथ कैसा सलूक करते हैं, बच्चे के साथ खाना कैसे खिलाते हैं, बच्चे को क्या कपड़े देते हैं, बच्चे के साथ जो पूरा एक अप्रोच है वो कम्प्लीटली ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड है। छोटी छोटी चीज़ें होंगी, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को कभी पुराने कपड़े देती नहीं हूँ किसी बच्चे को। इसका मतलब है मैं किसी से पुराने कपड़े लेती नहीं हूँ, ठीक है। समाज मुझे सोचेगा कि मैं बहुत ही एरोगेंट हूँ, हाँ एरोगेंट हूँ, मैं लेती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को मैं जो भी दूंगी थोड़ा ही दूंगी, लेकिन नया दूंगी, क्योंकि मैं सोचती हूँ मेरा बच्चा भिखारी नहीं है, और मैं सोचती हूँ मेरे बच्चे को ऐसे हाथ खड़ा करके रखना है। तो हर पद्धति और प्रणाली जो आस्था निवास में है या आशा निकेतन में है, इस तरह की एक सोच का माध्यम है कि भाई हम किस तरह से इस इंसान को ट्रीट करें, ठीक है। हम उस तरह से ट्रीट करेंगे जैसे हम अपने बच्चे का ट्रीट करते हैं, ठीक है। उस तरह से वो खिलाएंगे जैसे हम अपने बच्चे को खिलाते हैं, और उस तरह से हम डील करेंगे जो एक घाव से, बहुत ही गहरा घाव जिसे लगा है, उसकी ज़रूरतों को समझकर हर स्टेप में उसको डील करते हुए हैं हम आगे बढ़ेंगे। एंड दैट इज़ व्हाई इट्स अ प्लेस ऑफ लव। इसमें इस पूरी बातचीत के बीच में एक चीज़ मिसिंग रह गई, वो थी कि रिहैबिलिटेशन की बात, कि कई बार मिस नहीं हुई मैंने, हाँ, काफ़ी बार रिपीट कर दिया है वो उसको। मैं चाहूँगी कि विस्तार से इस पर बात हो। हम कई बार देखते हैं कि रेड डलती है, किसी इलाके को खाली कराया जाता है, लेकिन वहाँ से जो महिलाएं निकले वो कहाँ जाए। जो आपने हैदराबाद वाला इंसिडेंट बताते हुए इस किताब में विस्तार से इस पर चर्चा की है कि इस पर बात नहीं होती कि अब आगे काम क्या दिया जाए, कहाँ उनके लिए रहने का ठिकाना होगा, किस तरह से वो अब अपना जीवन चलाएंगी। तो क्या इसमें भी आपको गवर्नमेंट की ओर से कोई कमी दिखाई देती है, या फिर नहीं? मैं वही बात को बार बार अलग अलग तरह से दोहरा रही हूँ। समाज की सोच ही गवर्नमेंट की सोच है ना। आपको नहीं लगता है कि ये इंसान है, आपको लगता है कि ये कुछ कीड़े मकोड़े कचरा हैं, समाज का कचरा है, ठीक है, तो आप उसके साथ वैसे ही डील करते हो। आपके मन में कोई प्लान नहीं है क्या करना है। किसी को किसी जगह से निष्कासित करोगे तो उसको क्या घर नहीं दोगे, खाना नहीं खिलाओगे, कपड़े नहीं दोगे, कुछ है ही नहीं, तुम व्यवस्था करके रखते नहीं हो, तो फिर कैसे क्यों निकालते हो, ठीक है। तो पुनरावास जो है एक मैजिक शो नहीं है कि भैया आपने यहाँ से यहाँ निकाल दिया सब ये हो जाता है, नहीं। यहाँ से यहाँ निकालने के बाद आपको समझना है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ इसके साथ,
ठीक है। उससे अगर उसको बाहर आना है तो हमें क्या क्या करना है, वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो सकता है, काउंसलिंग हो सकता है, फिजिकल सपोर्ट हो सकता है, लाइफ स्किल हो सकता है, लाइवलीहुड ट्रेनिंग हो सकता है, एजुकेशन प्रोग्राम्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम्स हो सकता है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव वे से करना। आपने बस किसी को उखाड़ दिया, जैसे कोई डैम बन रहा है, आपने 4 लोगों को उठा दिया कि भैया बन रहा है, कहाँ फेंक हो गया, ठीक है। उसे तो तभी इंसान समझते हो, इसको तो इंसान भी नहीं समझते हो, ठीक है। तो अगेन एंड अगेन मैं वही बात को रिपीट करूँगी सोनल, और मैं चाहूँगी कि ये क्वेश्चन लाइन को अभी हम ख़त्म करें इसको, क्योंकि इसी का सेम आंसर मिलता है आपको कि जो रूट है वो हमारी सोच है, ठीक है। और वो सोच ही गवर्नमेंट के अंदर घुस जाता है, वही सोच ही पुलिस के अंदर घुस जाता है, वही सोच ही सब जगह घुस जाता मतलब है। सबसे पहले आप ये कह रही है कि एक पूरा वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हम जिसको टर्म देते हैं कि ये करना है, अगला स्टेप ये है, अगला ये है, अगला ये है, अगला ये, जब तक वो सारे स्टेप्स फॉलो नहीं किए जाएंगे ये प्रॉब्लम्स अलग अलग फॉर्म में अलग अलग आते तरीके ही से रहेंगे, क्योंकि आप और प्रॉब्लम को और बढ़ावा दे रहे हो। क्योंकि जब आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो आप उसको रीविक्टिमाइज कर रहे हो, ठीक है। एक तो उसको वहाँ से निकाल दिया, अब ना उसके पास घर है, ना उसको रहने की ये है, और आपके पास कोई आंसर नहीं है, आपको भी पता नहीं है क्या करना है, ठीक है। तो यू आर डूइंग द वर्स्ट काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। अब मैं एक कॉमन मैन के नज़रिए से सवाल करना चाहती हूँ। हो सकता है जो दर्शक ये इंटरव्यू देख रहे हो उसमें से कई ऐसे लोग हों जिनको इस दुनिया के बारे में कोई कुछ पता नहीं है, वो इस दुनिया से कभी रूबरू नहीं हुए, लेकिन वो किसी भी तरह से हेल्प करना चाहते हैं, या आपका ही जो एनजीओ है उसमें किसी तरह से हेल्प देना चाहते हैं। तो क्या वो फॉर्म्स हो सकते हैं जिसमें एज एन इंडिविजुअल कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है, थोड़ा और सेंसिटिव हो सकता है, थोड़ा और जिम्मेदार हो सकता है इसके प्रति? हमारी जैसी काफ़ी सारी संस्थाएं हैं, और कोई भी समस्या या कोई भी प्रॉब्लम में कोई भी इंसान अगर कुछ करना चाहता है, पहले उस समस्या को समझने का एक प्रयास करें, किताब पढ़े, किताब तो पढ़े ही पढ़ें, ठीक है। और किताब पढ़ने से इस समस्या के बारे में आपको क्लैरिटी से समझ आएगा। पर किताब पढ़ें इसलिए भी कि आपको ये समझ आए कि क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। एज एन इंडिविजुअल आप क्या क्या कर सकते हो, एज अ ग्रुप क्या क्या कर सकते हो। कई बार ना सोनल, एक एक्टिविस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आज जहाँ बैठे हो वहाँ से भी बहुत कुछ कर सकते हो। आपके क्या स्किल्स हैं, आपके हाथ में क्या है, ठीक है। आपके हाथ में आपका स्किल्स है तो आप वो दो, ठीक है। हमारी जैसे संस्थाओं को की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अच्छे लोग काम करने के लिए नहीं आते हैं। तो काम करने के लिए जुड़ो, अगर आप कर सकते हो, उतना टाइम दे सकते हो। नहीं आप कुछ स्पेशल विशेष टाइम दे सकते हो तो उसमें जुड़ो। कुछ भी नहीं कर सकते हो, 1 रुपया तो दे सकते हो। क्योंकि जब हम किसी इंसान को निकालने की बात करते हैं और उसे पुनरावासित करने की बात करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि हमें एक बच्चे का पालन पोषण या एक औरत का पूरा पालन पोषण कर रहे हैं, खाना पीना लत्था मेडिकल एवरीथिंग। तो अगर आप कुछ और भी नहीं कर सकते हो, नथिंग, तो शायद आपके पास आपके 10 रुपये में से 1 रुपये बचे होंगे तो वो तो दे सकते हो। इनफैक्ट मेरे काम को सबसे ज़्यादा बढ़ावा जो मेरे को सपोर्ट मिला है, एक मेरे बहुत सारे बिलियनियर्स हैं जो मेरे को सपोर्ट करते हैं। उसमें से एक बिलियनियर ऐसा है जो रिक्शा चलाता है और हर दिन मुझे 11 रुपये देता है। और उसने बहुत पहले मुझे एक छोटे से पोस्ट कार्ड में एक लेटर लिखा था, कहा था कि दीदी मैं हर दिन आपको याद करता हूँ, ठीक है। और उस एक लाइन में इतनी बातें थी, मतलब हर दिन वो इस कॉज के बारे में सोच रहा है और हर दिन सोच रहा है कि मेरे जो मैंने कमाए हुए पैसे हैं उसमें से एक हिस्सा मैंने उसको भेजना है। हर दिन मुझे 11 रुपये भेजता है वो। एक ज़माने में मनी ट्रांसफ़र करता था हफ्ते भर का, अभी हर दिन एयरटेल मनी ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो हर दिन कहीं ना कहीं उसके जहन में ये बात उठ रही है कि मैं सेक्स क्राइम को, सेक्स ट्रैफिकिंग को ख़त्म करना चाहता हूँ सुनीता कृष्णन के माध्यम से। इसका मतलब क्या है, उसकी सोच में वो बात है, उसकी समझ में वो बात है, यानी वो अपने घर में भी उस तरह की चर्चाएं करता होगा, अपनी फैमिली को भी उस तरह से करता होगा। तो अगर कोई बदलाव हमें कहीं और करना है तो वो बदलाव हमारे अंदर से जब शुरू हो जाएगा तो हमें 1000 रास्ते दिखाई देंगे। हर कोई आदमी सुनीता कृष्णन या मदर तेरेसा या कोई और मेधा पाटकर बन के रोड में आ नहीं सकता। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं।
लेकिन हर जिम्मेदारियों में भी उस लिमिटेशन में आप निकाल सकते हो, जैसे आप कर रहे हो। ठीक है, आपने सोचा कि आपके प्रोग्राम के माध्यम से इस विषय को उठाएं, दैट्स योर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, पर अगर ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है तो फिर वो कंट्रीब्यूशन नहीं बनता है। जब आप ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना दोगे कि भाई मैं जो बोलूँगी, जो मैं करूँगी, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, मेरे पर्सनल लाइफ में, मैं इसी के बारे में अलग अलग तरीके से चर्चाएँ करूँगी। क्योंकि जब हम कहते हैं ना वेश्यावृत्ति के बारे में सुनो, एक तरफ हम उस लड़की के बारे में कहते हैं जो बेबी है, पर एक और तरफ से हमें उस आदमी के बारे में भी बात करना चाहिए ना, जो खरीदार है। और वो खरीदार कौन है? वो कोई अगले ग्रह से थोड़ी आ रहा है। वो हमारा भाई हो सकता है, हमारा पति हो सकता है, हमारा बॉयफ्रेंड हो सकता है, हमारे रिश्तेदार में जान पहचान का कोई भी मर्द हो सकता है। ठीक है, तो जब हम बात करना शुरू करेंगे और एक एक मर्दों को अपने पास चारों तरफ चेंज करेंगे, वहाँ पे भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं है कि आप चेक पे चेक किसी संस्था को भेजो या सब जाके वॉलंटियर करना शुरू करो। कंट्रीब्यूशन का यही मतलब है कि आप अपने घरों से भी चेंज ला सकते हो। क्या आप अपने लड़कों को सही कायदे सिखाओगे, सही संस्कार दोगे कि लड़की शरीर, औरत का शरीर कोई भोग वस्तु नहीं है, बच्चे का शरीर कोई भोग वस्तु नहीं है, इसके खरीदार आप बनोगे नहीं। वो सोच आप अपने बच्चों में ला सकते हो, अपने लड़कों में ला सकते हो, अपने पति में ला सकते हो, अपने भाइयों में ला सकते हो। दैट इटसेल्फ इज अ बिग कंट्रीब्यूशन। अब मेरा आखिरी सवाल पद्मश्री विनर सुनीता कृष्णन से है, जो कई जगह पर लेक्चर देने जाती है, जिनको इसलिए बुलाया जाता है कि आप लोगों को जेंडर सेंसिटिव होने की ट्रेनिंग दे, उस बारे में बताएं, उस बारे में बात करें। तो आप कंक्लूड इसी बात से करिए कि हाउ टू मेक पीपल अराउंड आवरसेल्फ मोर जेंडर सेंसिटिव। एक समझें कि जेंडर्स के बीच में गैप है, पहले वो एक्नॉलेज कर लें कि हाँ, आदमी और औरत के बीच में एक गैप है। ठीक है, गैप है एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, गैप है एक्सेस टू रिसोर्सेज के साथ, कई जगहों में वो एक्सेस है। पहले वो एक्नॉलेज करें कि वो गैप है। अगर वो गैप अगर हमने एक्नॉलेज कर लिया तो फिर हमें समझ आएगा कि इस गैप को ब्रिज करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर सदियों से औरतों को घर के बाहर आने नहीं दिया गया, उसे बस चूल्हा चकोरी करने पे ये किया, सडन से उसे कहा जाए कि भैया आप आके एंकरिंग करो या पुलिस बनो, नहीं होता है। तो जेंडर सेंसिटिविटी का मतलब है कि उस गैप को समझो, सदियों से आया हुआ गैप, और फिर बनाओ ना एक तरीका जिससे कि धीरे धीरे वो वापस आ पाए। सेंसिटिविटी इज अंडरस्टैंडिंग कि भाई एक प्रॉब्लम है। पहले अगर आप ये सोचते हो कि सब कुछ ठीक है, उनको अपने आप ही आ जाना चाहिए था, इतनी सारी रिजर्वेशन मिले हैं, अपने आप ही ये लोगों को चढ़ जाना चाहिए था, तो वहाँ सेंसिटिव नहीं हो आप। अगर आप सेंसिटिव होते हो तो आप पहले एक्सेप्ट करते हो कि बीच में गैप आ गया है, तो गैप फिल करने के लिए हमें कुछ करना है। ठीक है, और जब वो करना शुरू करोगे, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेन एंड विमेन, इट्स ऑल्सो अबाउट मेन, विमेन, चिल्ड्रन, इट्स ऑल्सो अबाउट ट्रांसजेंडर्स। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में भी गैप आया हुआ है, तो हमको वो माइंडफुली करना है। और ये माइंडफुली जो हम करते हैं उसे जेंडर सेंसिटिविटी कहते हैं। जब मैं माइंडफुली ये डिसाइड करती हूँ एज अ मदर कि मैं अपनी बेटी को ये नहीं बोलूँगी कि ब्लू इज़ फॉर बॉयज़ एंड पिंक इज़ फॉर गर्ल्स, वो एक माइंडफुल विचार है। ठीक है, अगर मैं एक बाप हो के ये डिसाइड करता हूँ कि मेरी बेटी को मैं बारबी डॉल ही नहीं दूँगा, ठीक है, और उसे बोलेंगे तुम गुड्डा गुड्डी के साथ खेलो, और मेरे लड़के के हाथ में गन और कार के को दूंगा, ये सब माइंडफुल। तो सेंसिटिविटी, इस सोच का जो परिवर्तन होता है उसे सेंसिटिविटी कहते हैं। कि हम लड़कों को सिखाएं भैया चाय बनाओ, ठीक है, लड़कियों को सिखाते हैं चलो मैकेनिक का काम करो। ठीक है, क्यों हम ये अपने घरों से हमको वो सेंसिटिविटी बनानी है? उसके लिए पहले हमें ये समझना है कि ये घरों में ही ये अलगाव आ गया था, तो इसको अगर चेंज करना है तो यहीं से चेंज करना है। तो सेंसिटिविटी स्टार्ट्स फ्रॉम यू,
you know, and changing the way you think, ठीक है, and making that happen within your own circle. और एक एक के साथ फिर कारवां बढ़ता जाता है। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और अगर मुझसे पूछा जाए, जब मैंने ये किताब पढ़ी है कि ये किताब किसी को क्यों पढ़नी चाहिए, वो इसलिए पढ़नी चाहिए कि जो भी आपके आसपास घट रहा है आपको उसका रियल अकाउंट, फर्स्ट हैंड अकाउंट मिले, आपको ये पता चले कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ना कि फिल्मों को देखकर या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को सुनकर जो कभी 1 बार या 2 बार या 3 बार वहाँ से विजिट करके आके अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताए। जबकि आप किसी ऐसे व्यक्ति को सुनिए जो लगातार पिछले 30, 35, 37 सालों से वहाँ काम कर रहा है, जो इसमें एक्सपर्टीज़ होल्ड करता है, जिसको ये पता है कि ये प्रॉब्लम है, इसका सल्यूशन ये है, और हम ये सल्यूशन पर काम करके रिजल्ट आपके सामने रख के फिर इतने ज़िम्मेदारी के साथ ये बात करें। आप क्या कहना चाहेंगी अंत में दर्शकों को, और क्यों आप ये रिकमेंड करती है कि ये किताब पढ़नी चाहिए? मुझे लगता है लोगों को ये किताब पढ़नी चाहिए क्योंकि ये कहानी एक होप की कहानी है। ये कहानी एक बहुत ही निम्न वर्ग से आई हुई एक इंसान की कहानी है जिसने सोचा कुछ चेंज लाने के लिए, एंड देयरफॉर कोई भी ये काम कर सकता है। ये कहानी पॉसिबिलिटी की है, और ये कहानी है कि गहरे से गहरे अंधकार में भी रोशनी, कोई एक दिया जला के रोशनी ला सकता है। वो चॉइस है हमारा। ये कहानी चॉइसेस की भी है। तो मुझे लगता है कि ये किसी समस्या के समाधान के लिए या समस्या के से जुड़ने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमारे जीवन के हर दिनचर्या में जो समस्याएं हैं वो इतनी बड़ी नहीं हैं। इससे निकलने का रास्ते हमारे सामने हैं। अगर हमने एक क्लियर पर्पस बनाया तो हम कर सकते हैं। मैंने अपना रास्ता चुना, दूसरे अपने रास्ते चुने, ठीक है, पर हर रास्ते का एक ही थीम होना चाहिए कि ये पॉसिबल है, कोई इम्पॉसिबल नहीं है चीज़, ठीक है। सो मेरी किताब एक पॉसिबिलिटीज़ की किताब है, ठीक है। मेरी किताब एक आशा की किताब है कि होप इज़ रियल, इट इज़ नॉट सम रोमांटिक आइडिया। और इस किताब से आपको हकीकत भी पता चलेगी, जैसे मुझे ये हकीकत पता चली कि ब्रॉथल्स जैसी जगह पर भी जो इस समाज की प्रॉब्लम्स हैं, कास्ट और क्लास की, वो वहाँ पर भी एग्जिस्ट करती हैं। वहाँ पर भी जो कास्ट सिस्टम के कारण हम डिफरेंसेस देखते हैं वो वहाँ भी रिफ्लेक्ट होते हैं, और वो कोई समाज से अलग, कोई ऐसी सस्पिशियस सी जगह नहीं है जो रियलिटी से बहुत अलग है। वेरी क्लोज टू रियलिटी, वेरी क्लोज टू द वर्ल्ड इन विच वी ऑल लिव इन। और जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये, जैसे सुनीता कह रही थी, कि हम सबके हाथ में जो बदलाव हम दुनिया में देखना चाहते हैं वो हम सब कर सकते हैं अपने अपने लेवल पर, कंट्रीब्यूट करके अपने अपने लेवल पर जो भी हमारी कैपेसिटी में है वैसी मदद करके। आपको ये बातचीत कैसी लगी? आप इस बातचीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सुनीता की जर्नी आपको कैसी लगी? ये जितना भी हमने इस वीडियो के ज़रिए आपको बताने की कोशिश की, आप कमेंट में बताइएगा। बाकी आप ये किताब ख़रीद सकते हैं, 699 रुपये में ये हार्ड बाउंड कॉपी आपको मिल जाएगी। तो मेरा रिकमेंडेशन अमेज़ॉन में है, बुक स्टोर्स में है, कहीं पे भी जाके ख़रीद सकते हैं। और अगर आप इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी सारा पता इसमें है, सारे तरीके इसमें लिखे हुए हैं कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं। तो किताब वाला का ये एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिर से इतना वक्त देने के लिए, इतने विस्तार से सभी सवालों का जवाब देने के लिए, और आपका भी शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।